किया ना स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मिला होगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग मैसेज। यस सर। ओके सर, गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल ऑफ यू। सबको सुबह भिजाया। दशमी हो खत्म हो गया सर, सुबह भिजाया टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं सर इनकम टैक्स वापस। तो इनकम टैक्स में लास्ट मैंने जो चैप्टर करा रहा था दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। याद है आप लोगों को? बताइएगा, हाउस प्रॉपर्टी याद है? यस सर। सर ठीक है। भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे सर कैपिटल गेन के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कैपिटल गेन क्या है सर? कैपिटल गेन ऐसे इनकम टैक्स में 5 हेड है ना सर, मेनली देयर आर मेनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? इसमें सबसे पॉपुलर सारा सारा हेड ऑफ इनकम ही पॉपुलर माना जाता है सर। जैसे आप अगर सैलरी इनकम, ऑब्वियसली नो डाउट वन ऑफ द पॉपुलर इनकम सेगमेंट। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा सिंपल दिमाग लगाया कि भाई जहां जहां से इनकम इंसान करते हैं उस हर एक इनकम को एक हेड बना दो, ठीक है? तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा डिपार्टमेंट के लिए कि भाई कौन से सोर्स से इनकम हो रहा है, आप क्या करते हो। सिंपल बात है, एक सिंपल सा सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछते हैं आपके इनकम के ऊपर, भाई आप करते क्या हो, ठीक है? आपके पास जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? आप कहीं नौकरी करते हो तो उसको सैलरी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस इनकम हो जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून संपर्क, ठीक है? अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस से इनकम होगा, अगर आपका प्रोफेशन है तो प्रोफेशन से होगा। अगर आपका कोई हाउस है तो हाउस प्रॉपर्टी है तो वहां से आप रेंट से इनकम कर लो, है ना? जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स जो था वो हाउस प्रॉपर्टी में काफी डिटेल्स में था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते थे, कैपिटल गेन भी स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने कैपिटल गेन चूज किया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बिजनेस एंड प्रोफेशंस करूंगा। तो कैपिटल गेन, तो अब सवाल ये उठता है सर कैपिटल गेन क्या है? चलो मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर है सर? एक बार मुझे बताइएगा तो। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो गया। शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, ठीक है? कैपिटल गेन का पूरा डिटेल्स नोट्स विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के साथ आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा। आप इसके बाद आपको मैं क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा, आप घर पे रिवाइज जरूर कीजिए। लेकिन बिफोर दैट आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये कैपिटल गेन या कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है ना? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड भी वापस बताना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हेड्स ऑफ इनकम बनाया। क्या बनाया सर? हेड्स ऑफ इनकम बनाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप कौन से हेड से इनकम करते हो, सोर्स क्या है, बेसिकली आपका इनकम का सोर्स क्या है, वो सोर्स बताओ। बिकॉज अगर सोर्स बताने में दिक्कत हो रहा है ना, मतलब आपका इनकम इलीगल है, ठीक है? तो इलीगल इनकम में क्या प्रॉब्लम होता है? इलीगल इनकम में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो बेसिकली फ्रॉडुलेंट इनकम या इलीगल हो जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका इनकम छीन सकता है, ठीक है? यार बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है? अलग अलग लॉ भी है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है, ठीक है? आप समझ सकते हो आजकल सीबीआई और ईडी का कितना रेट बढ़ रहा है चारों तरफ, ठीक है? यही मेन रीजन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना बहुत बड़ा पावर है, ठीक है? बहुत ज्यादा पावर है। तो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पूरा भारत में जितना लोग रहते हैं सभी लोग इनकम करके ही जीते हैं, एटलीस्ट जो फैमिली के मेन होते हैं। तो इनकम करोगे तो आपको इसी डायरेक्ट इनकम, सर ये जो इनकम का बात मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्ट टैक्स का बात कर रहा हूँ मैं। और डायरेक्ट टैक्स में जो आपका इनकम है, ठीक है, उसको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स लेते हैं सरकार की तरफ से। ये सब बेसिक्स में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। और आप सैलरी के बारे में सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर आपको सैलरी इनकम पढ़ाया जाता है। 15 से 17 ऐसे तो सेक्शन वाइज देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, बट सैलरी बहुत ही डिटेल्स में है सर। बट मेनली सैलरी में सेक्शन 15 से लेके 17 का एरिया है, ठीक है? मेनली सैलरी जो था वो सेक्शन 15 से लेके 17 का एरिया था।
बट इसका मतलब ये नहीं कि 15, 16, 17 में सैलरी खत्म हो गया है। मतलब उसके साथ साथ और भी काफी रिलेटेड और रेलिवेंट सेक्शंस और सबसेक्शंस वगैरह है जो सैलरी में बढ़ाया गया है। जिन लोगों ने एक बार सैलरी कर लिया वो रिवाइज करे, जिनका नहीं हुआ वो भी एक बार बैकअप देख ले, और बाद में फिर से जब मैं लाइव करवाऊंगा वो फिर से करे। सेम टू सेम मैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी बोलूंगा। सेक्शन 22 से लेके 27 का पूरा एरिया है सेक्शन वाइज, जो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। फिर आता है सर बिजनेस एंड प्रोफेशंस, जिसको मैंने अभी थोड़ा स्किप किया, ऐसे ही, ऐसा कोई रीजन नहीं है। मैं चाहता तो पीजीबीपी भी करा सकता था, पर मुझे लगा कि मैं कैपिटल गेन स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ऐसे ही रैंडमली पिक किया सर। तो पीजीबीपी जो है सर, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक इसका पूरा सेक्शंस का डिस्कशंस फैला हुआ है। काफी डिटेल्स है बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन के बाद, ठीक है। और जो जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए रेडी हुआ, मैं सोचा कि इसके बारे में आपके साथ थोड़ा बात करता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे डिटेल्स में जाऊंगा। काफी पॉपुलर एक टॉपिक है कैपिटल गेन। हर टॉपिक पॉपुलर है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई टॉपिक पॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं है सर, सारा टॉपिक पॉपुलर है। ईच एंड एवरी हेड्स ऑफ इनकम पॉपुलर है, क्योंकि इनकम का सोर्स हर एक लेवल से आता है। जितना सोर्स है उतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर कैपिटल गेन का सेक्शंस मोटा मोटी कहाँ से कहाँ तक है सर? सर कैपिटल गेन का सेक्शन है सेक्शन 45 से लेके 55 तक। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? बताइए, ठीक है। जस्ट देखिए, सेक्शन 45 से लेके 55 का जो ओवरऑल एरिया है, इसी के बारे में आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगला 4-5 लेक्चर्स चलेगा कैपिटल गेन में। इसमें कैपिटल गेन रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, कैपिटल गेन रिलेटेड प्रोविजंस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ज्यादा है सर प्रोविजंस के बारे में बात करना। आपको सबसे पहले तो प्रोविजन समझना होगा ना, कैपिटल गेन है क्या, इसके रिगार्डिंग क्या लॉ है, क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले तो ये जानना होगा सर कैपिटल गेन इनकम होता कैसे, कैपिटल गेन होता कैसे। तब ये गेन है ना, तो गेन इज लाइक इनकम, है ना, गेन इज इक्वल्स टू इनकम। तो आपको ये गेन होता कैसे, ठीक है, या फिर किस चीज को बेच के आपको कैपिटल गेन इनकम हो सकता है। जैसे बिजनेस में भी हम लोग बेचते हैं, बट उसमें हम बिजनेस का प्रोडक्ट बेचते हैं। जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं उसको बेचते हैं। सपोज आप बिस्किट्स का फैक्ट्री चलाते हैं तो बिस्किट्स बेच के कमाते हैं। अगर आप टेलरिंग का काम करते हैं तो कपड़ा बेच के कमाते हैं, ठीक है, वो आपका बिजनेस हो गया। बट कैपिटल गेन में भी हम कुछ सेल करते हैं, बट ये ना धंधा का चीज नहीं होता है सर। ये थोड़ा फर्क है सर। कैपिटल गेन में हम लोग ना धंधा का चीज नहीं बेचते, मतलब जिस चीज का हम धंधा करते हैं, आप बात को समझे सर, डोंट टेक इट एज ए स्लैंग, ठीक है। ऐसे धंधा वर्ड हिंदी में या उर्दू में यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको, मतलब साउंड थोड़ा सा अलग टाइप का साउंड होता है, याद रहता है। शाहरुख खान भी सिखाया सर मूवी में, सबको पता है, ठीक है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधा से बढ़कर कोई, क्या बोलता है सर मूवी में? अगर आप लोग जानते हो तो बोलो। हाँ सर, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, जैसे पढ़कर धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अम्मी जान कहते थे। अम्मी जान कहते, तो जो भी हो, जस्ट मैं ऐसे ही यूज किया इसको, सो डोंट टेक इट इन स्लैंग। तो मतलब बिजनेस, अगर आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वहां से उसको भी आप सेल करते हो। जैसे कि आपको मैं क्या बोला कि अगर आप बिस्किट्स का बिजनेस करते हो तो बिस्किट्स आपका धंधा हुआ। अगर आप रॉड का, स्टील का बिजनेस करते हो तो स्टील आपका धंधा हुआ। लेकिन वो जो धंधा का चीज सेल करते हैं ना हम लोग, बिजनेस का चीज जो सेल करते हैं ना, वो पीजीबीपी का पार्ट है, मतलब बेसिकली बिजनेस का पार्ट, ठीक है। बट कैपिटल गेन में भी सेल होता है सर। कैपिटल गेन में हम कैपिटल एसेट सेल करते हैं। ये हमारा डेली का काम नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं। तो बात यही है सर। तो फिर कैपिटल गेन को आपको ना डिटेल्स में जानना है। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सर कैपिटल एसेट क्या है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कैपिटल एसेट बेच के जो इनकम होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एसेट। अगर आप कैपिटल एसेट आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसको बेच के कौन सा इनकम होगा आप समझ जाओगे, है ना। तो कैपिटल एसेट आइडेंटिफाई करने में समय देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैपिटल एसेट जान जाएंगे तो कैपिटल गेन भी समझ जाएंगे। कैपिटल गेन समझ जाएंगे तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस भी समझ जाएंगे। बड़ा सिंपल सा बात है।
सर इसका सेक्शंस का क्या एरिया है सर? 45 से लेके 55 तक भी बोला गया। 45 जो है सर चार्जिंग सेक्शन, मतलब कैपिटल गेन का चार्ज होगा नहीं होगा, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स में चार्ज किया जाता है ना। चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, है ना। चार्ज का मतलब होता है टैक्स। किसी से जबरदस्ती रूल में रह के, किसी से भी जबरदस्ती लॉ में रह के कोई अमाउंट चार्ज करो, कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, कंपलसरी। जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, क्या किसी का शौक होता है टैक्स देने का? सबका यही शौक होता है टैक्स ना दे तो अच्छा, लेकिन सरकार का नियम है देना पड़ता है ना, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो। तो चार्ज का क्या मतलब हो सर? चार्ज का बड़ा सिंपल मतलब है कि जब कोई भी चीज आपको कंपलसरीली देना पड़ता है, स्टैट्यूटरीली देना पड़ता है, तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कंपलसरी ऑब्लिगेशंस जो गवर्नमेंट के कारण, नियम के कारण देना पड़ता है, दैट इज अ लॉ, ठीक है। अगर नहीं दोगे तो सरकार आपको डिफॉल्टर बना देगा, सरकार आपके अगेंस्ट में नेगेटिव लिस्ट जारी कर देगा, सरकार आपके अगेंस्ट में बैड रिपोर्ट निकाल देगा, ठीक है। जरूरत पड़ने से जेल में भी डाल सकता है, वो अलग बात, बट आपको हैरेस करेगा, है ना, नो डाउट हैरेस करेगा। तो ये, और एज ए सिटीजन ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम भी देश को टैक्स दे, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही देश चलता है, ठीक है। तो इट्स अ बेसिक ड्यूटी बोल सकते हो आप, इट्स अ बेसिक ड्यूटी। अगर हमारा टैक्स का पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा तो सरकार कहाँ से पैसा आए? सरकार के पास पैसा थोड़ी होता है, सरकार तो हमारा एजेंट होता है। सरकार कौन है? हु इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही है ना सर, है ना। तो हम लोग टैक्स देंगे, सरकार हमें मैनेज करती। सरकार कौन है? एजेंट। ये बीजेपी कौन है? तृणमूल कौन है? सीपीएम कौन है? ये लोग हमारा एजेंट है सर, ठीक है। हम लोग कौन है? प्रिंसिपल। सर बात को समझे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है हम लोग उनको सर पे चढ़ा देते हैं और खुद को ना बड़ा छोटा समझ लेते हैं। हम ही लोगों से वो लोग बनता है सर जो भी पॉलिटिक्स नहीं समझते। ज्यादा लोग समझते क्या है ना, पॉलिटिक्स को अलग लेवल में चला लेता है। चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे। तो 45 से लेके 55 के बीच में जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर सोर्स के बारे में 56 से 59 का एरिया है, आगे आगे आएगा सर। और पीजीबीपी जो मैंने अभी स्किप किया, दैट इज 28 से लेके 44, ये एक अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, उसके बारे में भी बात करना। तो ये जान जाओगे तो इतना समझ लो कि इनकम टैक्स का जो कोर एरिया है आपको काफी नॉलेज हो जाएगा सर, ठीक है। ये जो सेक्शन 15 से लेके 59 तक का जो एरिया है ना, ये इनकम टैक्स का हार्ड कोर एरिया। हर एक इंसान को जो भी कॉमर्स में प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, उसको ना ये जो एरिया है ना, इसमें अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैपिटल गेन का जो प्रोफार्मा है उसको एक बार आपको रीड करा, ठीक है। एक होता है प्रोफार्मा, हर एक, जैसे इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में प्रोफार्मा आप लोगों को मैंने कॉपी में लिखाया था, इसको भी लिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसको भी लिखा दूंगा, लेकिन कॉपी में होना चाहिए सर प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इस प्रोफार्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी थ्रू से आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि कैपिटल गेन को सॉल्व कैसे करते हैं। बट ये सॉल्यूशंस तो हो जाएगा सर, बिफोर दैट हमें थोड़ा सा ना, ऐसे मैं एक बार आपको रीड करा देता हूँ कि क्या होता है जब हमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी समझ में थोड़ा कम आएगा, अभी थोड़ा समझ में कम आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग डिटेल्स में जानकारी नहीं लेंगे ना, एक्चुअली दिस इज द फाइनल, ये फाइनल एरिया है कैपिटल गेन का, ये फाइनल एरिया है। मतलब सारा चीज जानने के बाद आपको इसको ना कैलकुलेशन करना पड़ता है, और इसको प्रोफार्मा के डाल के अंदर, मतलब इसका जो, क्या बोलेंगे सर इसको, प्रोफार्मा ही तो बोलेंगे ना, मतलब बेसिकली इसका जो ओवरऑल जो टेक्निक है कैलकुलेट करने का। जैसे यहाँ पर देखो ना क्या लिखा है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर। अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा ट्रांसफर क्या है। अच्छा, फुल वैल्यू किस चीज का? अरे भाई जो एसेट बेच के हमको इनकम होता है ना उसका। एक सिंपल सा बात करो सर कि कैपिटल गेन मतलब, कैपिटल एसेट मतलब, एक सिंपल सा नॉलेज है, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कैपिटल गेन काम करता है। अगर आपके पास जमीन है तो उसको बेचो, बिल्डिंग है तो उसको बेचो, ठीक है। शेयर है, शेयर बेच सकते हो, है ना, अरे शेयर मार्केट रे बाबा, ठीक है। आपके पास शेयर है, शेयर मार्केट में शेयर बेचो। तो अगर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, ज्वेलरी है, गोल्ड है, जो भी एसेट्स है आपका, ठीक है, एसेट बेच के आप जो इनकम करते हो उसको कैपिटल गेन कहा जाता है।
लेकिन सर ये कैपिटल गेन का जो टैक्स है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर। कॉम्प्लेक्स क्यों सर? डिफरेंट कैपिटल गेन में डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स लगता है। कैपिटल गेन का भी ना तरीका होता है, अलग अलग तरह होता है। मतलब तरह मतलब इट्स लाइक टाइप्स होते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं जिसको हम लोग प्यार से STCG बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म होते हैं जिसको हम लोग प्यार से LTCG बोलते हैं। उसके अंदर भी कुछ 111 112 का भी एक अलग अलग सेक्शंस है, जिसमें ST111A का एरिया आएगा, ठीक है। वो भी एक तरह का शॉर्ट टर्म है बट विथ स्पेशल फीचर्स। शॉर्ट टर्म का भी अलग फीचर्स होता है सर। सो जस्ट वेट एंड वॉच, धीरे धीरे देखो तो आपको समझ में आएगा। लंबा कहानी है सर, कहानी लंबा है। आपको इसका कोर एरिया में धीरे धीरे जाना पड़ेगा। आपको कैपिटल गेन के कोर एरिया में धीरे धीरे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैपिटल गेन क्या है। और जब कोई आपके पास एज ए क्लाइंट आपके पास आए और आपको बोले कि भाई मैंने जमीन बेच के इनकम किया, मैंने घर बेच के इनकम किया, मैंने शेयर बेच के इनकम किया, तो मेरा टैक्स का क्या होगा, ठीक है। अगर मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ, अगर मैं टैक्स सेव करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा। तो इन इन दीज दोज केसेस आपको ना ये सब जो आज ये सब जो आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जस्ट एक बार मैं आपको बस एक बार प्रोफॉर्मा रीड करा रहा हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तो सारा এটা কি স্যার মেন কম্পিটিশনের ফরম্যাট তো? हाँ यही कंप्यूटेशन का फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है सर। इसी फॉर्मेट से ही कैपिटल गेन कैलकुलेशंस को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशंस जो आप रिसीव करोगे, सब सपोज तुम्हारे पास एक लैंड है, जिस लैंड को बेच के तुमने 10 लाख कमाया, ठीक है, या 50 लाख कमाया, या 1 करोड़ कमाया, वॉट एवर जो भी वैल्यू है उसका, ठीक है। अगर आपने फुल वैल्यू जो कंसिडरेशन रिसीव करोगे, अच्छा ट्रांसफर का क्या मतलब है? नॉर्मली ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। मतलब आमतौर पे लोग ट्रांसफर का मतलब सेल समझते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं है। ट्रांसफर का ना कितना सारा मतलब है, मैं आपको क्या बताऊं। अब आगे आगे बात करूंगा। ट्रांसफर एक अलग ही लेवल है यहाँ पर। वर्ड ट्रांसफर है मतलब आज जो मेरे पास है कल किसी और का हो जाएगा। लेकिन ये जो आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, ये सिंपल सा बात इतना आसान से नहीं होता सर। इसमें ना सिर्फ सेल बात नहीं है। सेल इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट कि भाई किसी को अपना चीज सेल कर दो तो ट्रांसफर हो गया। पर ट्रांसफर सिर्फ सेल पे टिका हुआ नहीं है, और भी चीजें हैं जो ट्रांसफर को अप्लाई करता है, जो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देके समझना पड़ेगा ट्रांसफर क्या, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ एसेट मिल जाता है, मतलब एसेट सेल करके जो इनकम होता है, जैसे मानो कि अगर मैंने लैंड 10 लाख में बेचा या 20 लाख में बेचा, तो मुझे क्या मिला सर? फुल वैल्यू कंसिडरेशन। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब इससे हमें ना लेस करना पड़ता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। जैसे मानो जमीन बेचने के टाइम पे ब्रोकरेज देना पड़ता है सर, कभी कभी, ज्यादातर केस में देना पड़ता है। जमीन ऐसे ही नहीं बिक जाती, ब्रोकर फिट करना पड़ता है। ब्रोकर क्या करता है ना, वो बायर ढूंढ के लाता है। ये सर नो सर, बोलो। ब्रोकर क्या करता है? बायर ढूंढ के लाता है कि नहीं लाता? अच्छा और भी अच्छे देखो आज के डेट में कैसे होता है, देखो मैं आपको और बेहतर चीज देखो। कुछ साइट है सर 99 एकड़, नाम सुना आप लोगों ने सर? 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर। हाँ सर। दीज आर वेरी पॉपुलर ब्रोकिंग साइट्स, ठीक है। ये 99 एकड़ रिलायंस का था। अभी पता नहीं 99 एकड़ अभी रिलायंस के पास है कि इन्फो एज ने ले लिया शायद। इन्फो एज बोल के एक बड़ा फेमस कंपनी है सर। उसने 99 एकड़ को बनाया था, बाद में रिलायंस का भी काफी इन्वेस्टमेंट था 99 एकड़ में। करेंटली किसके पास है याद नहीं आ रहा है, आप लोग सर्वे करो सर। मैंने बहुत दिन कल्चर नहीं किया तो भूल गया। अच्छा ये देखो सर, प्लॉट्स एंड लैंड दिख रहा है सर, ये देखो मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ। सिटी का नेम दो। अच्छा किस तरह का कमर्शियल देखना चाहोगे? अच्छा चलो दे देते हैं। कौन सा शहर में जाना चाहोगे? चलो कोलकाता देख लेते हैं, होम सिटी कोलकाता। अच्छा कौन से कोलकाता का कौन से पार्ट पे देखना चाहोगे? सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट? कहाँ चला गया? कोलकाता वेस्ट। कोलकाता वेस्ट मतलब बेसिकली हावड़ा।
पता है आप लोगों को कोलकाता वेस्ट मतलब हावड़ा एरिया, हावड़ा को कोलकाता वेस्ट के अंदर है। देखो मैं कितना सही निकला, जैसे मैंने बोला हावड़ा तो हावड़ा ही आ गया। पॉपुलर लोकेलिटीज हावड़ा है, कोन्नगर है, श्रीरामपुर है, उत्तरपाड़। तो जस्ट मैं हावड़ा में क्लिक करूँ, जैसे मैंने क्लिक किया देखो क्या बता रहा है, कुछ 18,000 18,719 स्क्वायर फीट का कोई लैंड है, ठीक है। रेसिडेंशियल लैंड अवेलेबल फॉर सेल लोकेटेड इन डोमजूर, ठीक है। डोमजूर हावड़ा का एक काफी बिजनेस हब है सर, बेसिकली गोल्ड एंड डायमंड का, ज्वेलरी का काफी काम होता है यहाँ पर। अगर किसी को नॉलेज है वेस्ट बंगाल के अलग अलग एरिया के बारे में पता होगा उसको। डोमजूर में मैक्सिमम लोग गोल्ड का काम करते हैं और ज्यादातर लोग पहले मुंबई में काम करता था, और आज के डेट में ये लोग मुंबई छोड़ के डोमजूर में आके भी काफी लोगों ने अपना शॉप ओपन किया है, और मैक्सिमम लोग गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी का काम जानते हैं सर। तो यहाँ पर एक जमीन है 18,719 स्क्वायर फीट का 2.5 करोड़ का आसपास दाम दिया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का और कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जमीन वगैरह बेच के, ये देखो सर 11,000 स्क्वायर फीट का जमीन है, 4 करोड़ का दाम दिया है। ये भी देखो डोमजूड़ में, हावड़ा लिखा तो इसलिए हावड़ा एरिया का दिखा रहा है सर, ठीक है। जस्ट लुक सर, ये देखो 4 करोड़ का दाम दिया है, काफी बड़ा जमीन है, काफी बड़ा जमीन है सर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये सब बता के क्या होगा, पार्टी का झंडा तो हर जगह में दिखता है, वो छोड़ो, ठीक है। पश्चिम बंगाल मतलब पार्टी झंडा दिखेगा ही दिखेगा। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो लैंड है, अभी जिसका लैंड है, लैंड को बेचेगा, इनकम करेगा, और ये किस इनकम में जाएगा सर, ये कैपिटल गेन में जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, मैंने क्यों आपको लैंड दिखाया, मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये रियल लाइफ में बड़ा ही रेगुलर कॉन्सेप्ट है, और रेगुलर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये आपको कैपिटल गेन के अंदर लेके आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आया रे? फिर जो फ्लैट्स होते हैं या फिर अपार्टमेंट से कैपिटल गेन नहीं आता है जब सेल हाँ होता है। ऑब्वियसली, अगर आपके पास अपार्टमेंट है, आप अपार्टमेंट बेचते हो, अपार्टमेंट बेच के भी आपको कैपिटल गेन होता है। वेरी गुड क्वेश्चन सर, ठीक है। अगर आपका मानो कि अपार्टमेंट है, ठीक है, उस अपार्टमेंट को आप ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद के रखा था, और उसको अपार्टमेंट को बेच के आपको गेन, तो वो गेन भी आपका कैपिटल गेन हो। लेकिन इसका ना काफी सारा एरिया है कि कब कैपिटल गेन। हाँ बोलो सर। মানে কথা ধরো 3 বছর আগে 10 লাখ টাকা কিনেছি, এই বছরে 13 লাখে বেচলাম, 3 লাখ টাকা ক্যাপিটাল গেন না ওটার ভেতরেও ভ্যালুয়েশন করে দেখা যাবে আলাদা হবে। नहीं और भी थोड़ा कम हो जाएगा, ये देख यहाँ पर वही सब सिखाने वाला हूँ सर। 10 लाख का लैंड 13 लाख में बेचा, ठीक है, 3 लाख का कैपिटल गेन डायरेक्टली दिख रहा है सर, लेकिन कुछ खर्चा है वहां से माइनस करो, ठीक है। जैसे जो मुझे स्नेहाशीष ने सवाल किया कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन स्नेहाशीष ने मान ली कि 13 लाख का किया। हाँ स्नेहाशीष, ठीक है। হ্যাঁ স্যার। तुमने तुमने एक्सपेंडिचर कितना किया इस जमीन को बेचने के लिए, मानो कि तुमने 1 लाख का ब्रोकर ही दिया, ठीक है, लेस हो जाएगा। अच्छा, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एसटीडी पेड विल नॉट बी अलाउड। ये एसटीडी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये शेयर के केस में होता है, मैं आगे बताऊंगा सर, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ठीक है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, मतलब मानो कि आपके पास कंपनी का शेयर है, आपने खरीद के रखा था, अब अभी बेचना चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस का शेयर होल्ड कर रहे हो, टाटा का शेयर होल्ड कर रहे हो, बिरला का शेयर होल्ड कर रहे हो, जो भी कंपनी का शेयर आप होल्ड करते हो, तो जब आप शेयर बेचोगे ना तो उसमें एसटीटी काटता है। क्या काटता है? एसटीटी काटता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सेबी के थ्रू से जमा होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इसका भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे। बस अभी एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ बोलो सर। एक्चुअली बहुत लोगों का बिजनेस ही होता है ये कि वो लोग ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और बेचते हैं, यही उनका बिजनेस होता है। तो उनको जो प्रॉफिट होता है वहां से, वो नहीं सर, प्रॉफिट का हाँ कैपिटल गेन में लिया जाएगा। यस सर, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सर जो जो लोग एक्चुअली प्रॉपर्टी का डीलर है ना, वो उनका ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा, उनका ये पीजीबीपी हो जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर ना एक्चुअली एक हाइब्रिड मोड कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, उनके लिए ये कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में बात किया था, अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी क्लास अच्छे से सुना होगा। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का डीलर हो, ठीक है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी डीलर हो मतलब आप बिल्डिंग बनाते हो बेचते हो, बनाते हो बेचते हो,
तो आपके लिए वो कैपिटल एसेट थोड़ी ना हुआ, वो तो स्टॉक इन ट्रेड हुआ, है ना सर? बनाने बेचने वाला नहीं है। ऐसे तो बहुत लोगों को होता है ना कि बहुत लोग एक साथ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है तो एक साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं और बाद में जब टाइम आता है वो बेचते हैं। नहीं, वो कैपिटल गेन हो जाएगा सर। वो इन्वेस्टमेंट है, आप जो बोल रहे हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जब बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा सर। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 2-4 करोड़ है, तुमने क्या किया, कलकत्ता में अच्छे अच्छे पॉश एरिया में या नॉर्मल एरिया में जहाँ डिमांड हाई है कुछ फ्लैट खरीद के रख लिया, 4-5 फ्लैट अपने नाम पे खरीद के रख लिया, ठीक है, और जैसे ही थोड़ा दाम बढ़ा तुमने बेच लिया, कैपिटल गेन आएगा सर। लेकिन अगर ये तुम्हारा धंधा है, धंधा मतलब तुम रेगुलरली बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खरीद के लोगों को बेचते हो, ये तुम्हारा एक बिजनेस है रेगुलर बेसिस पे, तो वो नेचर से समझ में आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है और बिजनेस क्या है। बिजनेस जो होता है ना वो रेगुलर होता है नॉर्मल तौर पे, ठीक है। तो अगर वो रेगुलरली आप करते हो और अगर आप उसको बिजनेस की तरह करते हो तब आप उसको पीजीबीपी में ट्रीट करो, तब वो प्रॉफिट लॉस के अंदर आएगा। वो नेचर देखना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करते करते शायद एक दिन ऐसा हुआ कि आपके अंदर बिजनेस का भूत आ गया, तो आप उसको रेगुलर नहीं करना चालू करते, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम रेगुलरली करना चालू कर दोगे ना तो वो आपका स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, और स्टॉक होते ही ना उसका नेचर बदल जाएगा। अब किसी भी एक जगह में आपका ट्रीटमेंट होगा, या तो कैपिटल गेन में होगा या तो पीजीपीपी में होगा, लेकिन अगर रेगुलर मैटर में आ जाएगा तो पीजीपीपी में चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। और अगर आप ये रेगुलरली नहीं करते, एक इंटरवल के थ्रू से करते हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट की तरह इसका नेचर है, तो वो कैपिटल गेन में आएगा। जैसे भी जैसिस ने मुझे जो पूछा कि सर 13 लाख का मैंने अगर रिसीव किया, 1 लाख का मैंने ब्रोकरी दिया, ठीक है, तो आपका सेल कंसिडरेशन कुछ आ जाएगा 12 लाख, लेकिन ये 12 लाख में भी आपको कुछ माइनस होगा। मानो कि इस जमीन को खरीदने के लिए स्नेहासिस ने जो खर्चा किया था, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब मैंने जिस दाम पे जमीन को खरीदा था उसको मेरा कॉस्टिंग पड़ता है ना, तो स्नेहासिस ने इसको 10 लाख पे मानो खरीदा था। अच्छा, इसमें ना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, मतलब जमीन को खरीदने के बाद उसको सेलेबल कंडीशंस पे लाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो ये जमीन डायरेक्टली सेल कर पाओगे, मानो कि ये तो वाटर बॉडीज है, आई डोंट नो, ये तो तालाब है सर, इसको ये लो। अच्छा, ये जो जमीन है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर जमीन, ये यस सर। ऐसा जमीन लेके आप डायरेक्टली सेल कर पाओगे या फिर इस पे काफी खर्चा करना ना, पड़ेगा आपको? हाँ जंगल साफ करवा के फिर प्लॉटिंग करवाना होगा। हाँ सर, जंगल साफ करके इसको पूरा एकदम फुलफिल करना होगा, फिर जाके ये सेलेबल कंडीशंस में, है ना। तो ये सब करने में भी आपको लाखों का खर्चा हो सकता है ना। तो बात ऐसा है कि कुछ भी खर्चा या इंप्रूवमेंट करोगे अगर आप, चाहे वो जमीन हो या बिल्डिंग, ठीक है, चाहे वो जमीन हो या बिल्डिंग, तो वो खर्चा भी आप माइनस कर पाओगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज इम्प्रूवमेंट, मानो कि स्नेहासिस ने 10 लाख का एक्विजिशन पे खर्चा किया था और इम्प्रूवमेंट के लिए मानो स्नेहासिस ने और 1 लाख का खर्चा किया, तो स्नेहासिस ने टोटल 11 लाख का खर्चा किया। इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा सर, आगे आगे सिखाऊंगा कि कैसे ये हिसाब होता है, डोंट वरी, ठीक है, ये एक्विजिशन का हिसाब जो कैसे होता इम्प्रूवमेंट का खर्चा है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट का खर्चा है ये प्रूव करना पड़ता है somehow कि है। इतना ऑब्वियसली, खर्चा हुआ है। हाँ ऑब्वियसली प्रूव करना पड़ेगा ना। तुमने इम्प्रूवमेंट किया, उसका डॉक्यूमेंट्स तो होना पड़ेगा कि तुमने जैसे मानो कि एक लैंड है, लैंड को एक मतलब जिसको हम लोग नॉर्मली ना लोकल लैंग्वेज में ना 2 चीज यूज होता है, इवन प्रॉपर्टी डीलिंग्स में भी होता है। एक होता है साली जमीन और एक होता है वास्तु जमीन। नाम समझते हो सर, साली और वास्तु क्या होता है? साली मतलब जो जमीन ना थोड़ा पानी का होता है, मतलब इट्स लाइक वाटर बॉडीज था उसको, या फिर जो खेती करने वाला जमीन, ठीक है, मतलब थोड़ा लो लैंड था, उसको शाली कहते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज सर। इवन जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग्स में काम करते हैं ना वो भी ये लैंग्वेज यूज करते हैं इन वेस्ट बंगाल। आई डोंट नो दूसरे स्टेट में क्या कहते हैं, बट वेस्ट बंगाल में साली एंड वास्तु कहा जाता है। वास्तु मतलब इट्स ओके, नो इशू, उसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर साली जमीन है ना तो उसमें आपको उसको फिल करना होगा, उसको फिलअप करना होगा, तो उसका खर्चा कहाँ से किए हो आप उस पर, आपने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना भराट करा,
ठीक है। तो जमीन को भरा मतलब फील करना, उसके लिए खर्चा किया आपने, तो कहाँ से खर्चा किया? अगर तुमने मोरम लाया, मोरम समझते हो? जैसे देखो मैं क्या बताऊं आपको, मैं वेस्ट बंगाल का बिजनेस कंडीशन बता देता हूँ। जैसे मेरा जो नेटिव है ना, ये खड़गपुर के पास झाड़ग्राम एरिया में है। यहाँ पर ना काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, तो मोरम खदान भी बोलते हैं, इट्स माइंस, ठीक है। जो कोलकाता में या फिर सिटीज में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, हाईवे बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो वहां से ना वो सब भरपाई के लिए लेके जाना जाया जाता है सर। मैं दिखाता हूँ उसको, मोरम को इंग्लिश में क्या बोलता है डोंट नो, इसको बंगाली में ही टाइप करता हूँ। इट्स लाइक दिस सर, कुछ इस तरह का होता है। ये देख रहे हैं सर, ये लाल मिट्टी का है, देख रहे हो? ठीक है। छाई। नहीं सर, छाई नहीं है सर, ये छाई नहीं है, बोल्डर होता है। बोल्डर समझते हो? ये बोल्डर होता है, और ये बेसिकली रेड सॉइल होता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग कांकोड़ भी তারপরে बोलते মাটি हैं। খোঁড়ার পর ये नॉर्मली ना मतलब गैंजेस लैंड में नहीं होता ये बेसिकली जो लैटराइट जोन होता है ना, लैटराइट समझते हो आप लोग? लैटराइट मतलब जहां पर मिट्टी में ना आयरन बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसके लिए आयरन ना, मतलब मिट्टी के हर हर पानी में भी आयरन होता है। जैसे कोलकाता में सॉल्ट लेक एरिया में पानी के अंदर आयरन, लेकिन यहाँ पर ना मिट्टी के ऊपरी भाग में आयरन होता है, और इसके कारण ये मिट्टी ना इट्स लाइक जैसे मंगल मंगल का आप लोग जानते हो, जो प्लैनेट हम लोगों का जो मंगल ग्रह है, ठीक है, उसका भी जो मिट्टी है ना वो इसी तरह का देखना है। मतलब उसमें ना लैटराइट बहुत ज्यादा होता है। ये फर्टाइल नहीं होता है, ये फर्टाइल नहीं होता है, इसमें जंगल होता है, लेकिन इसमें खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब अगर आप बोलोगे कि ऐसे मिट्टी पे आप खेती करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, यहाँ पर पेड़ उग सकता है, जो जंगल वाला पेड़ होता है, सॉल का पेड़, सेगन का पेड़, बट इट्स टेक टाइम। बट ये ना नॉट फर्टाइल लैंड। तो ऐसे लैंड का जो मिट्टी होता है काफी रफ होता है, ठीक है, मोरम सॉइल बोलते हैं इसको। ये ना फिल करने में, और मिट्टी को जैसे रोड बन रहा है, रोड को फिल करने में, या फिर गांव साइड में कोलकाता में जब बिल्डिंग बनता है, रास्ता बनता है ना, पीच डालने से पहले ना मोरम मिट्टी डाला जाता है, ऐसा देखना में। इसमें काफी आयरन होता है, इसलिए इसका रंग ऐसा लाल रंग का। এই মাটি समझ ছাড়া रहे? ভিতও হবে না বাড়ির। एग्जैक्टली सर, ठीक है। বোরিং করার পর এটাই লাগে। यही वाला मिट्टी लगता है सर। ये नॉर्मल, ये मिट्टी नॉर्मली झारग्राम, पुरुलिया, वेस्ट में पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम साइड है, मतलब पश्चिम बंगाल का जो वेस्टर्न साइड्स है वहां मिलता है, झारखंड में मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत सारा मोरम का सॉइल है। मैं जहाँ मेरा घर के सामने एक मतलब पहाड़ी था सर, उस पहाड़ी को खोद खोद के पूरा एकदम गड्ढा बना दिया। ये कोलकाता में लोगों को घर बनाते बनाते लोगों ने ये सब, सरकार ने बेच दिया। एक पूरा हिल था हमारे घर के सामने, ठीक है, मतलब मेरा नेटिव है। मतलब बचपन में हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहाड़ नहीं था, इट्स लाइक अ स्मॉल टीला टाइप्स, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप का होता था। तो हम लोग उसमें चढ़ते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चालू हुआ कोलकाता में कि उसको बनाने के लिए इस मिट्टी का इतना डिमांड हुआ कि गवर्नमेंट ने टेंडर बुला के काफी पैसा कमाया सरकार, ठीक है। और यहाँ सब मिट्टी को खोद खोद के एकदम बराबर कर दिया। मतलब जितना कंस्ट्रक्शंस बनता है ये सब मिट्टी से ही बनता है, और ये सब डंपर में जाके ऐसे रोड में पहले डाला जाता है। समझ रहे हो सर? तो ये जब आप फील करोगे तो ये सब आपको खरीदना पड़ेगा ना, सरकारी बिल बना के। कहाँ से लाए हो, कहाँ से कितना खर्चा, कितना गाड़ी में तुम मोरम सॉइल लाए हो, उसका हिसाब होगा तुम्हारे पास, ठीक है। सब कुछ एकदम, और कोई लोग अगर इलीगल करेगा तो वो फंस सकता है इसमें। इसमें भी काफी सारा चोरी चमारी होता रहता है। ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो पॉलिटिशियंस लोग जेल में है ना, ये लोग क्या किया जानते हो? एक एक के पास 100 डंपर है, इसको डंपर बोलते हैं, ठीक है। ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, डंपर ये, ठीक है। ये डंपर के एक एक पॉलिटिशियंस के पास 100 डंपर है। वो डंपर लेके क्या करता है? यही सब अलग अलग मोरम सॉइल में लगाता है, कहीं बालू सॉइल में लगाते हैं, ठीक है। मतलब बालू चोर, मोराम चोर, यही तो है अभी बंगाल का पैसा पॉलिटिशियंस के पास। पॉलिटिशियंस के पास बंगाल में जो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस चल रहा है, ये क्राइसिस क्या है? पॉलिटिशियंस लोग चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? इस तरह का मोराम चोरी कर रहे हैं, इस तरह से सैंड चोरी चोरी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो नदी का जो बालू होता है ना, गंगा के बाली से नहीं होता है सर ये बालू, ये वाला बालू, मतलब वेस्ट बंगाल का जो गंगा है, इस बालू से घर नहीं बनता।
ये बिहार उड़ीसा दूसरे साइड पे गंगा का बालू थोड़ा सा अच्छा होता है, बट हमारे यहाँ पर ना गंगा कुछ स्लोनेस में है, मतलब काफी स्लो पोजिशंस पे आ जाते हैं, इस बालू में नहीं होता। इसके लिए कांसा सुवर्ण रेखा बोल के कुछ रिवर है, इस रिवर का सॉइल चाहिए होता है। ये भी पश्चिम बंगाल का वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। और ये सब बालू को मतलब इलीगल वे में इसको निकाला जा रहा है, और उसका पूरा का पूरा, और क्या बताओ, बोलना चालू करो तो खत्म नहीं होगा। छोड़ो सर, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में भी आया। तो ये सब चीज का ना गवर्नमेंट टेंडर से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक बिल होता है, सरकार के घर में टैक्स रेवेन्यू जमा करना पड़ता है, तब जाके आप इसका दाम देते हो, और फिर जाके आप इसका बिल्डिंग का फुलफिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा ज्यादा डिटेल्स हो जाता है कभी। अब देखो ये हिसाब कैसे बनेगा। तो स्नेसिस को मिला था 13 लाख का टोटल वैल्यूएशन, उसमें स्नेसिस ने 1 लाख पे खर्चा किया था इसके लिए, ब्रोकरेज वगैरह के लिए, सेल ऑन ब्रोकरेज। एसटीटी को मैं अभी थोड़ा साइड कर दिया बिकॉज वो शेयर के केस में लगता है। नेट सेल कंसिडरेशन 12 लाख का हुआ था, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये सब मिला के 1.5 लाख का कुछ खर्चा हुआ था। तो सब कुछ निकालने के बाद आपको जो मिला वो कितना हुआ सर, 13 12 लाख से और 1.5 लाख हटाने से कितना होता है? 10.5 लाख। हाँ कितना? 10.5 लाख। 50,000, 10.5 10.5 लाख। 10.5 मतलब स्नेसिस ने कितना गेन किया रे? 50,000। 50,000 का गेन किया है ना। तो ये स्नेसिस का 50,000 का गेन। इसमें भी एग्जेम्पशन मिलता है 54B 54D के तहत, लेकिन ये क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि 54B 54D डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जेम्पशन देता है। मतलब मानो कि आपका कोई जमीन था जिसको बेच के आपने फिर से कोई जमीन खरीद लिया, ठीक है। तो ये सब ना आपका कोई फैक्ट्री लैंड था जिसको बेच के आपने एक दूसरा फैक्ट्री लैंड खरीद लिया, तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे दे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कैपिटल गेन करके कैपिटल टैक्स दिया ही नहीं, हो सकता है लीगली, ठीक है। कैपिटल गेन हुआ पर आपका एग्जेम्पशन है, ठीक है। और वो एग्जेम्पशन आपको मैं 54D में बताऊंगा। और फिर जाके आपने शॉर्ट टर्म कर, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। अगर कुछ एग्जेम्पशन नहीं रहेगा तो 50,000 जो होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जो टोटल इनकम का जो लिस्ट बनेगा उसमें 50,000 टोटल इनकम पे आ जाए, और उसके ऊपर स्नेशिश को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर स्नेशिश को 50,000 का एग्जेम्पशन मिल जाता है तो एग्जेम्पशन वो ले सकता है 54B या 54D के तहत। अब वो कैसे होता है, वेट कर जाओ सर, क्योंकि यही सब तो डिस्कस करना है पूरा कैपिटल गेन में। तो ये था शॉर्ट टर्म डिस्कशन, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मली 1 ईयर के अंदर होता है, ठीक है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये सब 1 साल के अंदर का जो हिसाब किताब है ये सब आता है इसके अंदर। विद इन लेस देन 1 ईयर के केस में ये सब शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। नॉट जस्ट 1 ईयर, इसका भी 3 कॉन्सेप्ट है। एक आता है आपका 2 ईयर्स या 24 मंथ्स का एक हिसाब है, आपका 3 साल का या 36 मंथ्स का एक हिसाब है, ठीक है। एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, एसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। सर इसका हिसाब कहाँ बोला है, चलो वो भी बता देते हैं। एसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म। इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A। देख रहे हैं सर आप लोग, देखो कौन सा एसेट होल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। जैसे आप अगर आप थोड़ा सा नजर डालें, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट अगर 12 महीने से कम होल्ड कर रहा है तो ही उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, अगर 12 महीने से ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब इक्वल लेस देन इक्वल्स टू, पॉइंट बी नोटेड, लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा एसेट के केस में ये कॉन्सेप्ट काम करता है। मतलब ऐसा कौन सा एसेट है जिसको 12 महीने के कम टाइम के लिए होल्ड करने से वो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने से लॉन्ग टर्म। जिसपे लिस्ट देखो, सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बोला जा रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह,
ठीक है। वो अगर 12 महीने के कम होल्ड में है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा होल्ड में है तो लॉन्ग टर्म। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स होते हैं, अगर 12 महीने के कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म, अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हो तो बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड सरकार इशू करता है, प्राइवेट कंपनीज इशू करता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है आगे आगे बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। इतना जान लो कि जिस बॉन्ड बॉन्ड मतलब वही डिवेंचर या लोन टाइप का, गवर्नमेंट क्या करता है जीरो कूपन बॉन्ड इशू करा सकता है, कोई कंपनी कर सकता है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि डिस्काउंट में इशू होता है, पार में रिडीम होता है, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। एक 100% का बॉन्ड है जिसको 90 में इशू करेगा और 100 में, मतलब आपको बोलेगा 100 का बॉन्ड 90 में ले लीजिए। ठीक है, मतलब अगर आप मानो 1000 बॉन्ड लेना चाहते हो तो 1000 करके 100 का चीज 100 में ना लेके 90 में लो। ठीक है, मतलब 1000 इंटू 90, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है 100। तो जब रिडीम करोगे, जब रिडेम्पशन होगा तो 100 करके हो। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे सर। ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है। नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग इसका कैलकुलेशंस भी सीखते हैं। जब आप लोग एफएम पढ़ोगे ना, सबको एफएम पढ़ना पड़ेगा सर, कोई ग्रुप 1 में पढ़ेगा तो कोई ग्रुप 2 में पढ़ेगा, लेकिन एफएम सबको पढ़ना पड़ेगा। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए फाइनेंस, सबको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जीरो कूपन बॉन्ड का कैलकुलेशंस भी बताते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड से किस तरह से कंपनी फाइनेंस करे। लेकिन बात इतना जान लो कि अगर कोई इस तरह का एसेट्स है 12 मंथ्स के कम होल्ड करके सेल करोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म। कुछ एसेट्स है जिसका 24 मंथ्स का हिसाब है, मैं आपको अभी बोल रहा था ना, 12 महीने का हिसाब है, 24 का हिसाब है, 36 का हिसाब। अगर 24 मंथ से कम टाइम के लिए कोई एसेट्स होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म। लेकिन कौन सा केस में, अनलिस्टेड शेयर, मतलब शेयर बट जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसा शेयर अगर 12-24 महीने के लिए, 24 महीने से भी कम होल्ड करके सेल करो तो शॉर्ट टर्म। लैंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, शेयर कैसे? अनलिस्टेड मतलब जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लाइक प्राइवेट कंपनी का शेयर। अच्छा, ठीक है, लाइक प्राइवेट कंपनी का शेयर या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी पर जिसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन नहीं है। ठीक है, अनलिस्टेड बोलते हैं उसको। जैसे मान के फ्लिपकार्ट, एक सिंपल एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट का क्या मार्केट में शेयर है? नहीं है सर। बड़ा कंपनी का नाम लेंगे, फ्लिपकार्ट एक काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है बट इसका शेयर मार्केट में नहीं है सर, ये प्राइवेट है और सब्सिडरी है। किसका सब्सिडरी है ये, नाम बताओ ना, वॉलमार्ट का सब्सिडरी है। थैंक यू सर। तो ये जो लोग फ्लिपकार्ट का शेयर होल्ड करके रखा है और कल मानो फ्यूचर में मानो फ्लिपकार्ट का शेयर बेच के इनकम करना चाहता है, ठीक है, बेच बेच सकता है ना। तो अगर 24 मंथ्स होल्ड करके बेचेगा फ्लिपकार्ट का शेयर तो लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 24 मंथ से पहले करेगा तो शॉर्ट टर्म होगा। बात समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में बड़ा पॉपुलर है सर। चलो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक सवाल करते हो, कितना सवाल सामने आ जाता है, मैं वही पागल हो जाऊंगा सर। देखते हैं। चलो, एक रिसेंट कंपनी लिस्टेड हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट प्रोसेस में है, अभी एप्लीकेशन डाला है। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट का ही, सचिन और बिनी का, मतलब फ्लिपकार्ट का जो ओनर है ना, एक्चुअली जो फ्लिपकार्ट को बनाया था, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, ये दोनों फाउंडर का ही बैकिंग में बना हुआ एक कंपनी। रतन टाटा का भी इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली एक डेटाबेस कंपनी है सर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में काम करता है। ठीक है, इसका शेयर मार्केट में आ रहा, आज इसका लास्ट डेट है खरीदने का। सर थोड़ा सा रिस्की कंपनी है। थोड़ा रिस्की क्यों? क्योंकि अभी इस तरह का मार्केट का जो इसका जो प्रॉफिटेबल कंडीशन अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी स्टॉक एनालिसिस नहीं कर सकता, बट आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। The company's platform has 3271 users across 1139 customer accounts in over 58 countries. लेकिन ये कंपनी ना अपना इस मार्केट में देखो, पब्लिक ऑफर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज कंप्राइजेस ऑफ ऑफर फॉर सेल 3.87 करोड़ इक्विटी शेयर्स, जिसका एक्चुअल वैल्यू है 310 करोड़। मतलब जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर था वो अपना शेयर बेच के निकलना चाहता। इसका शेयर अमाउंट है 3.87 करोड़, जिसका वैल्यू है 310 करोड़।
अब जो कोई भी इस कंपनी में 24 मंथ से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, उसका शेयर को बेच के जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन है। और अगर 24 मंथ से ज्यादा है तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, अगर 24 मंथ से कम है तो कैपिटल गेन शॉर्ट। अब ये शेयर मार्केट में जब आएगा ना, जब लिस्टेड हो जाएगा, तो एक्चुअली जो पब्लिक है ना, जो खरीदना चाहेगा या फिर जो और भी दूसरे कंपनीज है वो खरीदना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, खरीद लेगा इसको, और जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर था वो निकल जाएगा। समझ रहे हो सर? ये सब डे टू डे मार्केट में होता रहता है। जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लासेस करते हो उनको ये सब बात बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सर। जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हो, स्टॉक मार्केट को रेगुलर बेसिस में देखते रहते हो, मार्केट नॉलेज है सर, ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। जो कुछ भी आप लोग पढ़ते हो ना, सारा का सारा चीज रियल लाइफ है, होता रहता है मार्केट। आगे देखे सर, ये बात समझ में आया रे, मैं ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई कंपनी, जैसे ये ट्रांजैक्शंस कंपनी जो है, ट्रैक्शंस टेक्नोलॉजीज कुछ समथिंग नाम है इसका, ये कंपनी इतना दिन अनलिस्टेड रहा, अब लिस्टेड होने जा रहा। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशंस में जो कोई भी इस कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा था, अगर वो 24 मंथ से कम दिन के लिए होल्ड में रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, और अगर वो 24 मंथ से ज्यादा दिन के लिए होल्ड में रखेगा तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग होल्ड करके रखेगा, मानो कि जमीन या घर, या जमीन घर दोनों एक साथ, अगर आप 24 महीने से कम दिन के लिए होल्ड करके रखे फिर सेल कर देते हो तो शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा। अगर आप जमीन और घर 24 मंथ्स होल्ड करने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। বুঝেছি বুঝি তো, তাহলে আগের যে হিসাবটা করলাম ওটা তো 3 বছর ছিল, তাহলে তো লং টার্ম হিসাব করতে হবে ওটা। কোনটা? মানে হিসাবটা করলাম একটু আগে, তুমি করলে না, হুম। ওই যেটা যে দেখা যাচ্ছে ওই 10,50,000 টাকার মতন হচ্ছে, আচ্ছা, তো ওটা যদি লং টার্মে ফেলতে হবে তাহলে তো হিসাবটা মানে বদলাবে না, একই থাকবে। না বদলাবে, যদি লং টার্ম হয় হিসেব বদলাবে। 3 বছর ছিল, তাহলে 24 মাসের ওপরে। তাহলে লং টাर्म হলে হিসেব বদলে যাবে। আসছি, अगर लॉन्ग टर्म होगा तो उसका कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट बदल जाएगा सर। ठीक है, शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट एक होता है, लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, इसलिए ये सब बात बहुत वाइटल होता है रियल लाइफ में भी, एग्जाम के लिए। एग्जाम तो वही ऐसे जो रियल लाइफ में काम आएगा, है ना? अच्छा, और क्या एसेट्स है वो भी जान लो। 36 मंथ से का भी एक हिसाब है, मतलब कुछ एसेट ऐसा है जिसको अगर आप 36 महीना होल्ड करोगे और उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम होल्ड करोगे और फिर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। इसमें कौन सा एसेट आता है सर? यूनिट्स ऑफ डेब्ट ओरिएंटेड फंड। सर ये डेब्ट ओरिएंटेड क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स। जो लोग मेरे पास म्यूचुअल फंड का क्लास रिसेंटली कंप्लीट किए हो, म्यूचुअल फंड का रिसेंटली क्लास कंप्लीट हुआ है, मैंने काफी डिटेल्स में म्यूचुअल फंड का डिटेल्स में समझा। स्पेशली जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के थे और जो लोग एनआईएसएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जो लोग सीएसईए पे फाइनल का भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, एक फैक्ट शीट्स दिखाने से आपको समझ में आ जाए। ये पारंपरिक का एक फैक्ट शीट्स है मेरे पास, काफी लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट था, मेरा भी था, स्टूडेंट लोगों का भी था, तो मैंने इसी से एग्जांपल क्लास में एग्जांपल समझाया था। तो ये एक फंड था पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये इक्विटी फंड। ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड जैसे इसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड बताया ना सर। ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? जिसमें 75% इक्विटी होता है और 25% डेब्ट या दूसरा चीज होता है। ठीक है, तो ये जैसे पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप इक्विटी ओरिएंटेड है, ये देखो लिखा भी है, थोड़ा आंख कान खोला रखोगे ना सारा चीज नजर आएगा। क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब डेब्ट फंड कैसे देखने में होता है? अच्छा, कैसे पता चला मुझे कि ये इक्विटी फंड है? मुझे क्यों, जो कोई भी म्यूचुअल फंड समझेगा उससे समझ में आ जाएगा। 66.13% इसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। 66 तो इंडियन इक्विटी में,
फॉरेन इक्विटी में भी है, मतलब अल्फाबेट मतलब गूगल में इन्वेस्टमेंट है यूएसए में, माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट है, अमेजन में इन्वेस्टमेंट है, मेटा मतलब फेसबुक में है, सुजुकी में भी है 29.48%। तो उधर 60%, 66, इधर 29, बाकी सिर्फ 4-5% ही इसका डेब्ट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक डेब्ट फंड दिखाता हूँ जिसमें मैक्सिमम डेब्ट में इन्वेस्टमेंट है। ये देखो, परक पारिक कंजर्वेटिव, ये परक पारिक ये एग्जांपल है सर, मतलब एक कंपनी है ऐसा मार्केट में करीब 40-45 मार्केट में म्यूचुअल फंड कंपनी है, 40 से 45 बड़ा बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी का भी उठा लो आपको ऐसा नजर आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ आपको म्यूचुअल फंड जानना चाहिए डिटेल्स में कि किसके केस में क्या होता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। कैलकुलेशंस है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, कि कंपनी क्या करना चाहता है, उसका क्या हिसाब किताब है, आप उसको भी जान लो फिर जाके म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, आप अच्छा मतलब बेनिफिट में रहो। ठीक है, फायदे में। ये वाला फंड देखो सर, ये भी एक म्यूचुअल फंड है बट ये डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। कैसे पता चला, आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, देखो तो इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है इसका, 12%। टोटल इसके पास जितना फंड है उसका 12% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, बजाज कोल आईटीसी वगैरह में। बाकी देखो आप डेप्ट में देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड डेप्ट, डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, ये जो चालू हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब सब डेप्ट है। डेप्ट मतलब लोन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट में मिलता है, थोड़ा कम होता है, रिटर्न कम होता है, ये सब फंड में रिटर्न कम होता है पर रिटर्न काफी सिक्योर होता है कंपेरेटिव। डेप्ट में इन्वेस्टमेंट है 75%, डेप्ट में इन्वेस्टमेंट है 75%, दिख रहा है? तो ये डेप्ट ओरिएंटेड फंड है। तो अगर डेप्ट ओरिएंटेड फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और उस फंड को अगर आप 36 महीना होल्ड करते हो और फिर बेचते हो तो आपका वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैप, मतलब 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा है तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, तो शेयर छोड़ के कोई और अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सभी चीजें सिक्योरिटीज होता है। ठीक है, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास करते हो वहां पर सिक्योरिटीज के बारे में काफी डिटेल्स डिस्कशन हो रहे हैं आजकल, मैं फिर से इस वीक से चालू कर दूंगा। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, ये आपका 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अदर कैपिटल एसेट्स के केस में भी सेम टू सेम, जो ऊपर में नहीं है मतलब जो 12 में नहीं आएगा, 24 में नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आ रहा है, एनी अदर कैपिटल एसेट्स 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है। सर याद रहेगा? इतना बता दो सर, याद रहेगा? ये वाला हिसाब किताब रखना पड़ेगा सर, अगर यहाँ गड़बड़ ना, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इस पे गड़बड़ करोगे तो हिसाब में गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? चलो वापस प्रोफार्मा में चलो। स्नेसिस ने मुझे पूछा कि सर अगर शॉर्ट टर्म की जगह मेरा वो इनकम लॉन्ग टर्म होता तो क्या हिसाब चेंज होता? यस सर, चेंज हो जाता। कैसे? स्नेसिस का इनकम जो 13 लाख का इनकम था, स्नेसिस है क्या? आवाज आ रहा है स्नेसिस? हाँ हाँ। चलो सर देखो, अगर स्नेसिस ने जो इनकम किया अगर वो लॉन्ग टर्म में इनकम कर, इन केस ऑफ ए लॉन्ग टर्म, इन केस ऑफ ए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब अच्छा लैंड बिल्डिंग का केस है तो लॉन्ग टर्म कैसे होगा? 36 বছর 36 মাসের ওপরে। नहीं, 24 24 मंथ्स। মাস 24 মাসের ওপরে। लैंड बिल्डिंग के केस में 24 मंथ से ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म, 24 के नीचे होगा तो शॉर्ट टर्म। तो पुराना वाला केस पे शॉर्ट टर्म था, अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया वो शॉर्ट टर्म था, मतलब विद इन 24 मंथ्स, 24 मंथ्स के अंदर अगर किसी ने खरीद के बेचा तो शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर 24 मंथ्स क्रॉस कर गया और आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन है, चलो मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ, 13 लाख तो 13 लाख का स्नेसिस का इनकम है, एक्सपेंडिचर ब्रोकरेज वगैरह स्नेसिस ने खर्चा किया
1 लाख का, नेट सेल कंसिडरेशन जो आया 12 लाख। लेकिन इसमें स्नेहशीष को एक फायदा मिलेगा। क्या फायदा? सर इसमें स्नेहशीष को इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा। इंडेक्स कॉस्ट, ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। तो व्हाट इज दिस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस? आपके मन में चल रहा है सर इंडेक्स क्या है? सर इंडेक्स क्या होता है कि क्या होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि हम जमीन खरीद के रखते हैं बहुत पुराने जमाने में, ठीक है, लेकिन मानो कि किसी ने अगर 2000 साल में कोई जमीन खरीद के रखा था 2000 में 1 लाख में अगर कोई जमीन खरीदा था, तब खरीदा था 2000, ध्यान से सुनना, 2000 साल में। 2022 में ये जमीन कितने दाम में बिक सकता है सर? एक आइडिया, जस्ट एक नॉर्मल आइडिया। 2000 में 1 लाख, 2022 में 10 लाख। हाँ 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ चलो मैं 10 लाख ही मान के चलता हूँ। 2000 में जो मैंने 1 लाख में खरीदा था, 2022 में मैं वो जमीन 10 लाख में बेच रहा हूँ, तो मैंने प्रॉफिट कितना कर दिया? मतलब बेसिकली मेरा गेन कितना होगा? 9 लाख में वैल्यूएशन वाइज 9 लाख। बट सर यहाँ पर एक खेल है, इंडेक्स वैल्यू करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली 2000 में 1 लाख का वैल्यू और 2022 में 10 लाख का वैल्यू सेम नहीं है। मार्केट बीच में इन्फ्लेशन है ना सर, बीच में महंगाई है, ठीक है, तो आपको महंगाई के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा? महंगाई के साथ। इसको बोलते हैं, ये जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट को ना कहा जाता है इंडेक्सेशन, ठीक है। बट ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म के केस में ही मिलता है, शॉर्ट टर्म के केस में नहीं मिलता। ये जो बेनिफिट है ये शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है सर, लॉन्ग टर्म में ही मिलता। तो जो भी अमाउंट को 12 लाख का मिलेगा, जो मिला है ऑलरेडी, अब इसको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन वैल्यू कैसे निकलेगा? ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस दाम में स्नेहशीष ने जमीन को खरीदा था, एक एग्जांपल, अगर मैंने मान के चला कि स्नेहशीष ने जमीन को 1 लाख पे खरीदा था, अब CII मतलब कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है, CII for the year in which the asset is transferred and CII for the year in which the asset was first held by the SSE or previous year 2001 to whichever is latter। अब आपको ये थोड़ा समझने में समय लगेगा, ठीक है। ये जो दोनों कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का जो बात मैं कर रहा हूँ, ये दोनों का वैल्यू आपको कहाँ से मिले? ये वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट के बेसिस में आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये लिस्ट मतलब एक चार्ट होता है, ठीक है सर। एग्जाम में चार्ट मिलेगा क्या? सर अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको मतलब क्वेश्चंस के ऊपर ना ये जो CII का वैल्यू है ना वो बता देगा। सर कैसे? चलो मैं बताता हूँ CII का वैल्यू। ये करंट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। यही चार्ट आपको एग्जाम में चार्ट तो नहीं देगा, क्या करेगा ना, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर, ठीक है, क्वेश्चन मेंशन कर देगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होना चाहिए कि क्या रेट चल रहा है अभी इंडेक्सेशन। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको थोड़ा मतलब याद रह जाता है कि कौन से ईयर में कितना चल रहा था या चल रहा था। एक सेकेंड, ये देख रहे हैं सर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। समझ में आ रहा है सर? समझ में तो नहीं आया, मैंने बस आपको दिखाया कि इन्फ्लेशन इंडेक्स CII का क्या मतलब होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब एक्चुअली ये इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड एक एडजस्टेड इंडेक्स है। मतलब जो 1 लाख का दाम, 1 लाख जमीन का दाम 1 लाख 2000 साल में जो है ना, 2000 में 1 लाख का जो वैल्यूएशन है, 2022 में अगर आप 10 लाख में सेल कर रहे हो ना, उसको वैल्यू को एक सिमिलर एडजस्टमेंट में लाना पड़ता है और उसके लिए इंडेक्सेशन यूज किया जाता है। और इस इंडेक्सेशन को यूज करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं करना। ये गिवन रहेगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है वैल्यूअर से जो लोग वैल्यूएशन करना जानता है वो वैल्यूएशन करके इसको बना के रखा आपके लिए। आपको बस इसका यूज करना, ये जो टेबल है ना इसका आपको यूज करना। इसमें आप देख सकते हो 2001-2 में, अच्छा अगर मानो किसी का 1980s में या 1990s में जमीन खरीदा हो,
तो क्या करेगा सर, वो कम से कम मिनिमम 2001-2 का वैल्यू यूज करेगा। मतलब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अगर हो सकता है किसी का और पुराना है, ठीक है, कि बहुत पहले से जमीन खरीदा हुआ है, अभी बेच रहा हो, कोई बात नहीं, मिनिमम आपको 2001-2 का वैल्यू मिलता है। और मतलब और एकदम लेटेस्ट में आपको जो करंट ईयर चल रहा है उसका 2022-23 का इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा है 331, 331, ठीक है। और 2001 का कितना चल रहा है, 100। स्टार्टिंग होता है 100 से। और अब देखना पड़ेगा कि आपका जमीन कब खरीदा हुआ है। मानो कि किसी ने 2018-19 में खरीदा, तो तब इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा था 280, अब इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा है 331। किसी का खरीदा हुआ था 10-11 में 167, अब चल रहा है 331, ठीक है। तो आप कब खरीद रहे हो, कब बेच रहे हो, इसको ऊपर बेस करके आपको हिसाब लगाना। बात समझ में आ रहा है। अब मानो स्नेहाशीष ने कब खरीदा था, स्नेहाशीष 19-20, अगर स्नेहाशीष ने मानो कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, अगर स्नेहाशीष ने 19-20 में खरीदा था तो 289 इसका इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो 289 1920 का है और 2020 22-23 का 331 चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको यूज कर याद रखना सर, हाँ, 289 और 331 भूल जाऊंगा, 289 331 लेटेस्ट। अब इसका यूज कैसे होगा, यहाँ पर जस्ट यहाँ क्या करना है, मानो कि स्नेहाशीष ने कितने में खरीदा था, स्नेहाशीष 10 लाख पे, हाँ सर 10 लाख। तो स्नेहाशीष का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 10 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड, मतलब तुमने जिस साल ट्रांसफर किया, मानो कि मैंने 22-23 में ट्रांसफर किया, ठीक है स्नेहाशीष, ठीक है। तो 22-23 में कितना होगा, 331। और इसका कितना, CII फॉर द ईयर इन विच द एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी और प्रीवियस ईयर 2001, तो व्हिच एवर इज लैटर, जो बाद में हुआ है, या तो 2001 तो या फिर उसके बाद जो, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 289। तो 10 लाख इंटू 331 बाई 289 करके बताओ तो कितना आ रहा है, anyone just calculate and confirm. ओके सर, স্যার 11,35,328 টাকা 11 लाख 11,45,328 अब तुम 12 लाख से इसको माइनस करो, $54,671. और एक बार बता सर, 54,671. 54, Yes, sir. 54 और एक बार बता, 54,000, 671. ठीक है, 54,000 में अप्रोक्स लेता हूँ। मतलब स्नेहाशीष का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गेन कितना हो रहा है सर, 54,000, ठीक है, एज पर द इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन करके ही स्नेहाशीष को ये बेनिफिट मिलेगा अगर ये लॉन्ग टर्म में है। तो अगर स्नेहाशीष 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखेगा और फिर बेचेगा तो स्नेहाशीष को इंडेक्सेशन का ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन दैट केस स्नेहाशीष का गेन हो जा रहा है 54,671 और यही उसका कैपिटल गेन भी बनेगा, ये उसका कैपिटल गेन भी बनेगा। लेकिन सर इसके बाद और भी कुछ खर्चा माइनस करने का मौका मिलेगा सर, ये डिपेंड करता है कि अगर स्नेहाशीष ने कुछ इंप्रूवमेंट किया तो इंप्रूवमेंट का भी मिल सकता है, ठीक है। इवन ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपने दिया ना, सिमिलर इंप्रूवमेंट में भी आप दे सकते हो। मतलब मानो कि स्नेहाशीष ने जमीन पे खर्चा किया, ठीक है, स्नेहाशीष जमीन में मानो 1 लाख का खर्चा किया, तो जितना जमीन पे इंप्रूवमेंट में खर्चा किया, ठीक है, उसका भी सेम टू सेम जब तुम ट्रांसफर कर रहे हो और जिस पर्टिकुलर ईयर में तुमने इंप्रूवमेंट में खर्चा किया, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख का है और स्नेहाशीष ने मानो एसेट ट्रांसफर किया
331 करके, मतलब इसका इंडेक्सेशन देना पड़ेगा इन्फ्लेशन, और 289 इधर देना पड़ेगा, तो आपको 1 लाख का भी सिमिलरली आज की रेट में कैलकुलेट करना। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकता है। बात समझ रहे हो सर? जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट हुआ, वैसा ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कैलकुलेट हो सकता है, और उसका भी बेनिफिट स्टैसिस ले सकता है लॉन्ग टर्म के केस में, और फिर जाके स्टैसिस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इंप्रूवमेंट है तो मिलेगा, अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको मैंने ICOA समझाया, इंप्रूव कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिमिलर पैटर्न में आप इंप्रूव कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप एग्जाम्पशंस ले सकते हो, बट इसका एग्जाम्पशन लिस्ट थोड़ा लंबा है। शॉर्ट टर्म में एग्जाम्पशन का लिस्ट थोड़ा 2 ही है, 54B और 54D, बट लॉन्ग टर्म के केस में आपका इंडेक्स आपका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर, मतलब आप यूज कर सकते हो। अगर आप ये सब अप्रोच पे खर्चा करते हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। 54 है, 54B है, 54D है, 54EC है, 54F है, लंबा लिस्ट है। जो भी आप यूज करोगे उसका बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि जो स्कीम एग्जेम्पशंस के लिए प्रोविजंस बताता है, क्या आप उस स्कीम में खर्चा करते हो या नहीं। अगर करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो 54,671 ही आपका कैपिटल गेन होगा। अगर करोगे तो शायद कुछ आपको मिल जाए, डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हो, उसका क्या लिमिट है, उसके ऊपर जो आगे का चर्चा रहेगा सर। ये सर बोलो, आवाज नहीं आ रहा है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है बट आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। हेलो, यस हेलो, क्या बाकी सबको मेरा आवाज आ रहा है सर? समझ में आ रहा है जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ? बहुत सारा चीज मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। एक्चुअली ये तो जस्ट पे इंट्रो दे रहा हूँ। अभी आपको मुझे सारा डिटेल समझाना पड़ेगा, ये प्रोविजन समझाना पड़ेगा, तब जाके आप इस सब कैलकुलेशन कर सकते हो। ये तो बस मैंने आपको यूज दिखाया कि कैपिटल गेन में किस तरह से आपको बेनिफिट मिल सकता है और उसका कैलकुलेशन कैसे है। लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करके। शॉर्ट टर्म में कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होता। कौन सा एसेट कितना दिन होल्ड करने से शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, मैंने ये भी आपको बताया। अच्छा, इतना सारा चीज बता दिया, और एक चीज आपको, और 2-3 चीज आपको बता देना चाहिए। यहाँ पर देखो एक नोट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशंस will however not be available in respect of long term capital gain chargeable to tax under section 112A and long term capital gain from transfer of bonds or debentures other than capital index bonds issued by the government and sovereign gold bond issued by RBI। सर क्या मतलब रहा इसका? सर अगर आप 112A का बेनिफिट लेते हो, सर 112A में क्या बेनिफिट मिलता है? ये एक सेक्शन है कैपिटल गेन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप 112A यूज करोगे तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर इसमें होता क्या है? सर इसके लिए आपको 112A समझना पड़ेगा, 111 समझना पड़ेगा। ये देखो, रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आपको अच्छा एक बात, अब मैंने आपको इतना देर से इतना सारा चीज बता रहा हूँ, अभी तक आपको मैंने यही नहीं बताया कैपिटल एसेट क्या है, बस इतना समझाया एक लैंड बिल्डिंग से। ये कैपिटल एसेट का एक लंबा लिस्ट है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको 111A और 112A समझा देता हूँ। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यूज होता है सर। आपको बोला ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कैपिटल गेन। कॉम्प्लेक्स क्यों? कि वैराइटीज ऑफ सेक्शंस के ऊपर बेस करके ना आपका इनकम के ऊपर ना एग्जेम्पशंस रेट वगैरह अलग हो जाता है। ठीक है, अब कोई बताएगा सर ऐसा क्यों? सर सरकार बेनिफिट देना चाहता है लोगों को। ऐसे देखो कि टैक्स एट द रेट 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 lakh ऑन द ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का चार्ज करता है। नॉर्मल वे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का टैक्स रेट लगाता है सर, 20%। ये देखो 20% availing the benefit of indexation।
जो इंडेक्सेशन बेनिफिट लेता है उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 20%। मतलब स्नेचिस का अगर 50,000 हो रहा था ना 54,000, तो 54,000 पे स्नेचिस को 20% टैक्स देना पड़ेगा सरकार के घर में। लेकिन अगर स्नेचिस 112 यूज करेगा, 112 ए यूज करेगा, तो वो उसको नहीं मिलेगा, मतलब उसको इन दैट केस इंडेक्सेशन वो नहीं ले पाए। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंडेक्सेशन किसको मिलता है, क्या हर कोई यूज कर सकता है? नहीं सर, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन मतलब ये 112 यूज कर सकता है। 112 ए यूज करने में 20% का टैक्स घट के कम हो जाता है 10%। लेकिन किसको मिलता है टैक्स एट द रेट 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होगा ऑन दी फॉलोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जैसे कि लिस्टेड इक्विटी शेयर, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड शेयर है उसको, if STT has been paid, अगर स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने के टाइम पे आपने STT पे किया, STT क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एक्विजिशंस एंड ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, मतलब खरीदने के टाइम पे एज वेल एज बेचने के टाइम पे। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अभी आपको दिखाया मैंने इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है। If STT has been paid on transfer of such units, if such transactions undertaken on a recognized exchange located in international financial service, मतलब जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से होता है। अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा था, बोलो सर, बोलो सर, बोलो, क्वेश्चन आ रहा था, एक अनम्यूट हुआ था, टेल मी। इंडेक्सेशन थोड़ा सा समझा, अब बोलो सर, आप इंडेक्सेशन थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। इंडेक्सेशन क्लैरिटी नहीं हुआ सर आपका साउंड, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। इंडेक्सेशन और एक बार समझाएंगे। हाँ बोलो सर, जी सर। हाँ सर। इंडेक्सेशन फिर से समझाएंगे सर? अच्छा ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट आपको इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है ना, वो एक रेट कॉन्सेप्ट चार्ट दिया हुआ है। एक्चुअली देखो, मैं आज आपको प्रोविजन समझा रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा रियल में, तब आपको इसका और डिटेल्स। आज तो मैं जस्ट आपको प्रोफार्मा बताते बताते कुछ पॉइंट समझा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं एक्चुअली आज प्रोविजन समझाने का कोशिश किया, तो फिर भी मैंने ट्राई किया कि आपको कुछ बात करूँ, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो आपको एक एक प्रोविजंस के बेसिस में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो सब। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पेशेंस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में इतना सारा बात एक साथ करता है ना टैक्स डिपार्टमेंट, स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज क्यों ना हो, एक बार बोला टैक्स देना पड़ेगा, एक बार बोलते इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, 2 मिनट बाद बोलते इंडेक्सेशन बेनिफिट किस केस में नहीं मिलेगा, जैसे 112A। अब 112A में जो स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करता है वही ले सकता है, लेकिन कितना गेन होने से आप 112A यूज कर सकते हो, कम से कम 1 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके आप 112A यूज कर सकते हो। नॉर्मल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म केस में 20% का होता है, लेकिन अगर आप 112A यूज करोगे तो 10%। लेकिन किसके केस में, शेयर के केस में, अगर STT पे किया है, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में अगर STT पे किया है, या फिर किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से अगर आपने किया है, तभी जाके आप 112A का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट में यूज करने वाला एक सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, आपको और क्लैरिटी हो, ठीक है। 112 ये भी एक रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। 112 भी एक रेट ऑफ टैक्स का एरिया है, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर बेस करके आपको मिलता है, ठीक है। 112 में भी आपको नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी अगर आप हैं तो 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। ये कब क्या होता है ना, आपको समझ में अभी नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ बात, मैं आप लोगों को समझ में पूरा नहीं आ रहा है, मैं पूरा समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोफार्मा में तो बहुत कुछ बोल के दिया है। बहुत लोग क्या करता है ना, सिर्फ प्रोफार्मा पढ़ के चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे को सब कुछ आ गया, बट नहीं होता है सर। अंदर बहुत सारा बात होता है, अंदर में बहुत सारा बात होता है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट में आपके अंदर नॉलेज गैदर करना होगा। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में करूंगा क्या, ये जो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे, ये सारा पॉइंट डिटेल्स में बात करूँ,
प्रोफार्मा तो एक शॉर्टकट है, ये फाइनल बात है। प्रोफार्मा कब होता है? जब सब काम हो जाए फिर प्रोफार्मा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रोफार्मा समझाना चालू किया। आपको लग रहा है बस प्रोफार्मा में डालो और हो जाए, नहीं, इतना सारा चीज आप जान के आओगे तो जाके आप प्रोफार्मा यूज कर। अच्छा, मेरे को पूछा गया था सर एक बार इंडेक्सेशन फिर से समझा दो, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। स्नेहाशीष ने 13 लाख का जमीन लिया था, 1 लाख का एक्सपेंस किया था, स्नेहाशीष ने 12 लाख का नेट कंसिडरेशन हुआ, ये तो क्लियर था ना? हेलो, 1 लाख का ब्रोकरेज था उसका, सेल करने के लिए हाँ ब्रोकरेज सर, दिया। क्लियर सर। तो स्नेहाशीष का नेट सेल कंसिडरेशन 12 लाख था। अब क्योंकि स्नेहाशीष का ये लॉन्ग टर्म है, तो स्नेहाशीष क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहता है। बेनिफिट लेना नहीं चाहता, लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। अब ये 12 लाख का जो अभी तक कंसिडरेशन हुआ है, इससे वो लेस कर सकता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। अब 10 लाख उसने खर्चा किया था 2019-20, ध्यान से बात को समझना। 13 लाख में उसने अभी बेचा, तो 10 लाख उसने खर्चा किया था 2019-20 में। उस टाइम पे 10 लाख का वैल्यू और आज के डेट में 10 लाख का वैल्यू में फर्क होता है। ये सर नो, आपके पॉकेट में 3 साल पहले का 100 रुपीज और आज का 100 रुपीज में फर्क है कि नहीं है? आप बोलोगे सर 100 टका पहले भी था, 100 टका आज भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस। 100 रुपीज 3 years ago and 100 रुपीज टुडे, देयर इज अ बिग डिफरेंस। बिकॉज 3 साल पहले 100 रुपीज में आप जो खरीद सकते थे, 3 साल बाद 100 रुपीज में आप वो चीज नहीं खरीद सकते। ओवरऑल मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, समझ रहे हो सर? ओवरऑल मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। एवरेज इन्फ्लेशन से इंडिया जैसे कंट्री में 5 से 6% का है। जब इकोनॉमी ज्यादा खराब जाता है तो 7-8% चलता है, लेकिन एवरेज में 5 से 6% लास्ट 7-8 साल में चल रहा है। तो इन्फ्लेशन इज देयर। सो 10 लाख 3 साल पहले, 10 लाख 3 साल बाद, देयर इज अ डिफरेंस। तो दैट इज द रीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स बनाया। तो आपको क्या बोलता है कि आप इस 10 लाख को आज के डेट में एडजस्ट करो। तो एडजस्ट कैसे करोगे? उसके लिए जो चार्ट मैंने दिखाया आपको, वो चार्ट का इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन करेगा। तो उसमें आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2019-20 का, मतलब जिस साल आपने ट्रांसफर किया, सॉरी 22-23 का, मतलब करेंट ईयर, तो इसका इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है 331, 331। ये फिक्स्ड है सर, और हर साल चेंज होता रहता है लेटेस्ट का। और 2001-2 का या फिर उसके बाद का, कम से कम 2001-2 का यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आपने बाद में परचेस किया है तो आप बाद का यूज करें, विच एवर इज लैटर। सो आपने 2019-20 में 10 लाख में लिया था, उसका इंडेक्स कितना था? 289। तो 10 लाख को आपने 331/289 किए, तो आपको 11 लाख का वैल्यू आया ना, 11,45,000 समथिंग। हाँ सर, ऐसा ही कुछ आया हाँ था ना? सर। तो इसका हाँ, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 10 लाख 3 साल पहले, उसका आज का वैल्यू है ये, इन्फ्लेशन पे एडजस्ट करते हुए। तो आपका जो प्रॉफिट होगा या गेन होगा, वो 12 लाख से 11 लाख माइनस होगा, 11,45,000, मतलब कुछ 54,000 का, 54 का हमने हिसाब मिला था ना। लेकिन अगर ये इंडेक्स नहीं होता तो कितने का गेन हो जाता सेंसेस का? 12 लाख से 10 लाख जाता तो 2 लाख का। आज समझ में आ रहा है सर? 2 लाख का गेन मतलब 2 हाँ लाख सर। में टैक्स देना पड़ेगा, बट इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 10 लाख का आज का वैल्यू 11 लाख समथिंग होता है। और जो इन्फ्लेशन का एडजस्ट हमने किया, वो इंडेक्स चार्ट के बेसिस में किया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेडी करके हमारे लिए दे दिया। आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस ईयर में आपने ट्रांसफर किया, जिस ईयर में आप ट्रांसफर करोगे उस ट्रांसफर ईयर का जो वैल्यू है उसको ऊपर देना है, और जिस ईयर में आपने खरीदा है उसको नीचे देना। मतलब परचेसिंग ईयर का जो वैल्यू है उसको नीचे, और जो ट्रांसफर ईयर का वैल्यू है उसको ऊपर, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना। तो वैल्यू करने के बाद जो आता है नेट सेल कंसिडरेशन से, आप उसको माइनस करना, तो जाके आपको कैपिटल गेन एलटीसीजी मिलता है। और देखो इंडेक्स बेनिफिट लेने के कारण स्नेचेस का कितना फायदा होगा।
नहीं तो स्नैक्सिस को करीब करीब 2 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बात समझे कि तो नहीं? सर आपने बताया था कि इसमें है ना, इसमें आपको ये मिलेगा, वो इंडेक्सेशन का एक 10% में उतर आएगा ये चीज। सर ये लैंड बिल्डिंग के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट तो उसको लेना ही पड़ेगा। वो जो 112A का कॉन्सेप्ट है, 112A शेयर के केस में यूज होता है, ठीक है। 112A शेयर के केस में यूज होता है, शेयर मार्केट में जो कैपिटल गेन वगैरह होता है उसके केस में यूज होता है। उसमें अगर 1 लाख से ज्यादा किसी का गेन होता है तभी जाकर 112 यूज कर सकता है, और इन दैट केस 20% की जगह 10% का टैक्स स्लैब यूज कर सकता है। अगर कोई 112 यूज करता है, हाँ बोलो। ये जो आपने बताया ना सिक्योरिटी गेन और ये सब, इसमें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है वो इंक्लूडेड होता है, समझा इलेक्ट्रॉनिक नहीं। करेंसी मतलब बिटकॉइन वगैरह। बिटकॉइन वगैरह, हाँ उसमें भी सेम टू सेम। उसमें तो अभी सरकार का 30% टैक्स रेट है फ्लैट बिटकॉइन। उसका बिटकॉइन अलग में से हिसाब होता है। उसका भी इसी तरह से हिसाब होता है, ठीक है। बिटकॉइन में फ्लैट वो एक्चुअली अभी जैसे वो अदर सोर्स के इनकम में जैसे है ना, जैसे अगर आप लॉटरी में जीतोगे जैसे है 100 में 30%, वैसा ही बिटकॉइन में भी ऐसा ही किया, जितना गेन करोगे उस पर पूरा 30%। उसको शेयर की तरह बेनिफिट के अंदर उसको नहीं लाया गया बिटकॉइन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करंट बिटकॉइन के ऊपर ही रूल्स है सर, वो भी बताऊंगा सर आगे के क्लास में। बिटकॉइन में भी क्या टैक्सेशन होता है बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है सर। तो आज मैंने जस्ट आपको प्रोफार्मा के ऊपर समझाया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों समझाया। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको रेट ऑफ टैक्स के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा, कैपिटल एसेट्स क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। और ये आज मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताया कि पीरियड ऑफ होल्डिंग, कौन से एसेट कितना दिन होल्ड करने से आपको एक्चुअल में कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 नेक्स्ट क्लास में आपको कॉपी में लिखाऊंगा, मैं आपको सारा डिटेल्स कि किसको किसको कैपिटल एसेट बोलते हैं नहीं बोलते, सारा डिटेल्स लिखाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफर क्या है, ठीक है। ट्रांसफर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेच के जो गेन होता है उसका क्या करें, ठीक है। अगर गांव में जमीन है, गांव का जमीन बेच के कैपिटल गेन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कब होता है कब नहीं होता है, गांव का जमीन किसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करेंगे और फिर जाके कैलकुलेशंस, क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन सारा पढ़ेंगे। घर पे ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए या रिवाइज करने के लिए मैं आपको नोट शेयर करता हूँ, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको डिटेल्स में सारा पॉइंट बताऊंगा। आज मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया, कैपिटल गेन क्या है, इसका कैलकुलेशंस कैसे होता है, ठीक है। ओके सर, आज क्लास इतना ही है, नोट शेयर करता हूँ, बाकी बात नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू सर, टाटा, बाय सर। बाय सर, बाय सर। भाई सर बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, बाय।